नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। बात राजस्थानियों की, देशवासियों की, उस उम्मीद की जो बार बार अपनों की सलामती पर टिकी है, क्योंकि बार बार युद्ध से दो चार होने वाला इराक इस बार गृह युद्ध झेल रहा है और झेल रहा है सबसे भयंकर आतंकवादी हमला। लेकिन उस आतंकी हमले की तपिश से हिंदुस्तान के कई परिवार झुलस रहे हैं। इलाके में 40 लोग ऐसे हैं जो कि आतंकवादियों के निशाने पर है, जिनको अगवा कर लिया गया है, जिनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं 1500 के करीब राजस्थानी ऐसे हैं जो अभी तक तो सुरक्षित है, लेकिन कब तक रहेंगे ये वो भी शायद नहीं जानते। और उनके परिवार का हर पल मानो सदी बन गया हो, क्योंकि उन्हें बेशक अभी तक ये सुकून है कि वो जिंदा है, लेकिन कब तक रहेंगे ये सोच सोच कर अपने आप आंखों से दर्द झलक जाता है। और शायद यही पूछ रहे हैं कि घर कब आओ। दरअसल हजारों भारतीय लोग इराक में नौकरी करते हैं, जो अब इराक के गृह युद्ध की आग में फंसे हुए हैं, जहां से कईयों को अगवा कर लिया गया। कोई जिंदा है भी या नहीं कहना मुश्किल है। यानी इराक के हालात खराब हैं और उन लोगों के भी जिनके अपने वहां मौत के कुएं में फंस गए हैं। जरा देखिए। मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम स्थल इराक इस वक्त भयंकर संकट में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं मानो इराक कभी भी बिखर जाएगा, टूट जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। मगर सवाल ये कि आखिर हालात इतने खराब क्यों हो गए। दरअसल इराक के मौजूदा हालात की कहानी दिसंबर 2013 से शुरू होती है, जब सुन्नी आतंकी संगठनों ने फजूला और रमादी शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आतंकी गुटों को स्थानीय सुन्नी कबालियों का समर्थन मिला, जो इराकी शिया प्रधानमंत्री नूरी मलिकी से बेहद खफा थे। फजूला और रमादी की सफलता से उत्साहित विद्रोहियों ने मोसूल शहर पर धावा बोल दिया। हैरत की बात यह कि 30,000 सैनिकों ने 800 आतंकियों के सामने हथियार डाल दिए। फिर क्या था, चरमपंथियों का हौसला बढ़ता चला गया और उन्होंने दक्षिण की तरफ कूच कर दिया। दक्षिण की तरफ तो बगदाद था, जाहिर है खलबली मचनी ही थी। दरअसल इस पूरे खूनी खेल को अंजाम दे रहा है आतंकी संगठन ISIL, यानी कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवात, जिसे लेवात गुट भी कहा जाता है। यह वही संगठन है जो कभी अलकायदा के साथ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अलकायदा की ताकत घटी है। लेकिन लेवात गुट ने न केवल अपना प्रभाव बढ़ाया, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हुआ है। फिलहाल बगदाद के आसपास 100 मील के इलाके पर उसका कब्जा है। पश्चिम और उत्तरी इराक पर उसका परचम लहरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ISIL के जज्बे के सामने इराकी सैनिक बिखर रहे हैं और मोसूल समेत कई इराकी शहरों पर कब्जा इसी की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इराक में गृह युद्ध के बाद हालात बद से बदतर हो चले हैं। ऐसे में सुलगते इराक की आग दोसा में अपनों के दामन को भी झुलसा रही है। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे इराक में आतंकवादी लगातार राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। इनके कत्लेआम की जद में भारतीय भी आ सकते हैं। यही चिंता यहां उनके अपनों को सताई जा रही है। इराक में दौसा जिले के भी 50 से 60 लोग अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। भांडारेज मोड़ इलाके की बैरवा की ढाणी का निवासी रामेश्वर बैरवा 18 महीने पहले इराक गया था, जिसके परिजन अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो उधर का जब बंदूक छूट रही है, उधर का जब बम पड़ रहे हैं, बहुत तेज तेज उधर छुपे हुए कहाँ पे? उधर वो कंपनी से बाहर ही नहीं निकलने देते कंपनी वाले। सरकार क्या करे? अब हम क्या चाहते, हम सरकार क्या करे जो कर ले, हमको तो बुलाना चाहिए, हमारा आदमी आना चाहिए बस। रामेश्वर के पिता मोहनलाल ने बताया कि उनके बेटे से उनकी कई दिनों से बात नहीं हो पाई है। 18-19 महीने हो गए। हमारा तो यही कहना है कि बच्चा हमारा आ जाए, गवर्नमेंट यही करे, कलेक्टर भी यही कहे, प्रधानमंत्री भी यही कहना चाहिए कि इंडिया के जितने आदमी है ना, ये सबको बुला लेना चाहिए। आंसुओं में डूबी हजारों उम्मीदों को अब सरकार के एक्शन का इंतजार है, जिससे घरों के चिराग
फिर से वापस लौट पाएं। फर्स्ट इंडिया के लिए दौसा से विमलेश शर्मा की रिपोर्ट। हजारों लोग इराक में फंसे हुए हैं जो वतन वापसी की राह देख रहे हैं। उनमें से एक दौसा के रामेश्वर भी हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। रामेश्वर के भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कब से वो वहां पर रह रहे हैं और अंतिम बार आपकी उनसे क्या बात हुई और क्या कुछ उन्होंने उस दौरान कहा? जी, हम उनको रहते हुए करीबन 1.5 साल हो गई वहाँ पर जी। 1.5 साल से पहले गए, मतलब करीबन 18 महीने पहले। जी। ठीक है। और वो है जो हमें जाने की तो ये बात है कि हमारी लास्ट में बात हुई 15-20 दिन हो गए, अभी कोई बात नहीं हुई। और उनसे बात हुई है, उसमें बताया गया है कि 4-5 महीने की सैलरी भी नहीं मिली उनको, मतलब तनख्वाह जो पैसा बाकी है, अभी पेमेंट बाकी है वो नहीं मिला। प्लस में जिस एजेंट ने भेजा उनको 1-1.5 लाख रुपए देके वो गए थे यहाँ से, वो उनकी भरपाई भी नहीं हो पाई, ना उधर तनख्वाह मिल रही है, वैसे परेशान है। अभी हमारा तो यही है कि उनको हिसाब मिल जाए पूरा और वो सुख शांति से घर पे आ जाए। और जी बिल्कुल, हाँ कमलेश जी, हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो आपके बीच आ जाएं। लेकिन इराक के कौन से हिस्से में वो वहां पर काम करते हैं? वो हिस्सा है जी, मैं आपको कंपनी प्लस जगह का नाम दोनों चीज बता देता हूँ जी। तो वो आप लीजिए, वो है 4th डाइमेक्सन जी कंपनी, नजब अल गदीद, इराक। जी। ये उस कंपनी प्लस जगह का नाम है जो अल गदीद, नजब अल गदीद शहर है जी इराक के अंदर, उसमें वो वहां पर है कंपनी, तो वहां पर वो काम करते हैं। अब यहाँ से काम करने के लिए गए, अब ये पता थोड़ी ना था ऐसा होगा, अब आगे क्या है मालिक की मर्जी है। बाकी हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो खुशी से और सुख शांति से यहाँ पर पहुंच जाए। कमलेश जी, क्या आपने सरकार के साथ संपर्क साधने की कोशिश की? क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर आप अपने भाई और वहां के पते दे सकते हैं ताकि वो वहां का हालचाल आप तक पहुंचा सके, साथ के साथ उनके वतन वापसी की राह भी आसान की जा सके। बिल्कुल। क्या आपने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं, संपर्क साधने की कोशिश की है, मगर अभी संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा, अभी उनसे बात नहीं हो पाती। अभी पता नहीं लग पाता ना भाई कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी ये न्यूज देखते हैं उसमें ज्यादा लफड़ा हो रहा है। उनसे 15-20 दिन पहले बात हुई, उसमें यही लफड़ा था, बोला यहाँ ऐसे हो रहा है, वैसे चल रहा है। तो हम सोच रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत दूर होगा, बाद में अभी थोड़ा सूचना देख कर ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, वो फंसे हुए हैं। हम तो ये सरकार से भी यही गुहार करेंगे, आगे तक विदेश मंत्रालय से भी यही कहना चाहेंगे कि वो सुख शांति से हमारे यहाँ बीच आ जाए, पहुंच जाए, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए कमलेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपकी आवाज जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते होंगे कि इस वक्त सरकार के वो नुमाइंदे आपकी आवाज को सुन रहे होंगे और आपके भाई को वतन वापसी की जो राह है उसको आसान करने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। दरअसल इराक की हिंसा की आग न सिर्फ दौसा, न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र में भी पहुंच चुकी है। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले के हजारों कामगार रोजी रोटी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं, लेकिन जैसे ही इराक में हिंसा की खबर सामने आई, कामगारों के परिजनों को अपनों की चिंता सताने लगी है, जो कि वाजिब भी है। कोई अपनों की खैर खबर लेने में जुटा है तो कोई सलामती के लिए दुआ मांगता नजर आता है। सबसे ज्यादा चिंता तो तब बढ़ गई जब 40 भारतीय कामगारों का अपहरण कर लिया गया, उनको बंधक बना लिया गया। दरअसल सुलेमानिया कस्बे में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग शेखावटी के हैं। ऐसे में अपने लाडलों के इराक में फंसे होने की वजह से परिजनों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं वो परेशान है, कुछ भी तकलीफ है उनको या तो भेजा जाए या उनके लिए कुछ किया जाए। उनको या तो जल्दी से जल्दी भेजा जाए और या उनको हर तरह की तकलीफ से दूर किया जाए, हम ये चाहते हैं, ताकि हमारी कोई परेशानी नहीं रहे। मैं यही मांग कर रहा, या तो बिना ने भेजो या बिना की हिफाजत करो। फिक्र है, नींद उड़ी रहे हमारी। हमारी सरकार से अनुरोध है कि उन लोगों की या तो सुरक्षा की गारंटी ली जाए, नहीं तो उनको जल्दी से जल्दी भेजने का कोई न कोई प्रावधान किया जाए। मैं मोहम्मद रफ़ीक कलेक्टर साहब के बंगले के सामने से बोल रहा हूँ। हमारे लोगों की हमें बड़ी फिक्र और चिंता हो रही है। किसी तरह से सरकार से हमारी अपील है कि किसी तरह से उनको या तो वहाँ से निकालने का कोई रास्ता किया जाए, नहीं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाए। इराक में समस्याएं कई और वहां लगे और वहां रहने वाले भारतीयों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं।
आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जरा देखिए। इराक में राजस्थानी जो वहां पर काम करने के लिए गए वो असहाय नजर आते हैं। नफरत की जंग में मासूमों की जान फंसी हुई वहां पर दिखाई देती है। दूतावास से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पर इंटरनेट की सुविधा बंद हो चुकी है। और ये नजफ शहर के आसपास 1500 के करीब राजस्थानी हैं, जहां पर हालात अभी नजर साफ और अच्छे नजर नहीं आते। यहां पर विद्रोहियों के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। यहां की 4 डायमेंशन कंपनी में 2500 भारतीय काम करते हैं, जिनमें से 1500 के करीब राजस्थानी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। कंपनी उनका पासपोर्ट नहीं लौटा पा रही है, यानी कि उनकी वापसी की राह मुश्किल करती हुई नजर आती है। और 3 महीने से वेतन भी वहां पर उनको नहीं दिया गया। फिलहाल धमाकों की वजह से महज 2 किलोमीटर करीब दूरी पर टेंट में वो रह रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लेकिन वहां पर जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इंटरनेट बंद है, फोन भी लगातार ढंग से काम वहां पर नहीं कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की समस्याएं लगातार बनी हुई है। तो इसके बाद कहना यह गलत नहीं होगा कि हालात बेहद खराब है और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार भी सतर्क नजर जरूर आ रही है। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के मुताबिक इराक में फंसे राजस्थानी नागरिकों में अधिकतर शेखावटी और उसके आसपास के बताए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही राठौड़ का कहना है कि राजस्थान के कितने लोग वहां पर फंसे हैं अभी तक इसका सही आंकड़ा उन तक नहीं पहुंचा है। जरा सुनिए। वास्तव में चिंता का विषय है। इराक के अंदर बड़ी संख्या में शेखावटी के लोग अपना श्रम करने के लिए, वहाँ पैसा कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ की जिस तरह की आंतरिक हालात है, वहाँ प्रत्येक परिवार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने स्तर पर केंद्र सरकार से संपर्क साधे हुए हैं और प्रयास ये रहेगा कि उनको जिस प्रकार की भी सुविधा हम एम्बेसी के माध्यम से पहुँचाएं। तो इराक में फंसे लोगों को लेकर बयानों की मानो बयार आ गई हो। ऐसे में उम्मीदों के साथ हर परिवार अपनों की सलामती के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। सरकार ही उसे वो मसीहा नजर आ रही है जो मौत के मुंह में फंसे उनके मासूमों को बचा कर ला सकती है। ऐसे में सरकार ने उन्हें बचाने के लिए किस तरीके की तैयारी की है या कुछ कर रही है, जरा सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद अकबरुद्दीन का क्या कहना है। जरा सुनिए। अगर किसी को जो वहां है और कहीं और भी हैं इराक में डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत पड़े तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। 65 टेलीफोन कॉल्स आए थे। आज दोनों दिन मिलाकर आज 1 घंटे पहले तक 130 कॉल आए थे और इस 130 कॉल्स में तकरीबन 50 से ज्यादा कॉल थे इंफॉर्मेशन के बारे में। 40 कॉल ऐसे आए हैं जिनमें लोग इवैक्यूएशन या मदद चाहते हैं वापस आने की, उन सबको मदद की जा रही है। आपके पास टेलीफोन नंबर है, वेबसाइट पर टेलीफोन नंबर है, ईमेल नंबर है, वो बस टेलीफोन करें और डॉक्यूमेंटेशन का इंतजाम किया जाएगा। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर ISIL संगठन इतना मजबूत कैसे हो गया कि पूरे इराक में वो कत्लेआम मचा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद। आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इराक में फंसे उन लोगों की जिनके बाद उनके परिवार बस यही कह रहे हैं कि घर कब लौटोगे। दरअसल ये इंतजार न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश कर रहा है। ऐसे में इराक के मौसूल से अगवा हुए 40 भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों में सरकार जुटी है। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि जब से उन्हें बंधक बनाया गया है उनसे संपर्क तक नहीं हो पा रहा। सभी 15 तारीख 4 बजे बात हुई। तो क्या बात हुई, क्या जानकारी दी, किस तरह के हालात बताए? उस वेले तो उसने जो हालात दसे सी कुछ ठीक है कि सानू मतलब इतने रखे है सेफ जगह ते साड़ी कोई चिंता नहीं करनी है कि साढ़े कुछ गेस्ट आए हुए सारे बात की
ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 17 ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 48 ਬੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 17 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਖੋਹ ਲਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 41 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अब जरा कानपुर के उस परिवार की बात करते हैं जिसका सदस्य भी इराक में फंसा हुआ है। ये परिवार मायूस जरूर है लेकिन सरकार से और ऊपर वाले से एक आस जरूर बंधी हुई है कि उनके अपने घर जरूर वापस आएंगे। परसों बीच में भी बात होती रही और परसों भी उसका फोन आया था, तो हमारी उसकी बातचीत हुई और वो कुशल से है। और हम ये चाहते हैं कि बाकी और जो भी हिंदुस्तानी हमारे भाई वहाँ हैं वो सभी कुशल से हों और कुशल से सही वापस बुलाए हमारी हुकूमत। वहाँ के लोगों के लिए सरकार से यही अपील करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द कोई अच्छा कदम उठाए, हिंदुस्तान के जितने भी भाई बहन हैं उनको सही सलामत जो है वापस लेके आए हिंदुस्तान। हाल पूरे देश में एक जैसा ही है। जहां राजस्थान में लोग इराक युद्ध से पीड़ित है तो वहीं देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जो इस युद्ध की इस विभीषका से आहत हैं। आंखों में आंसू सूख चुके हैं और केवल बस यही आस बाकी रह गई है कि वो किसी तरीके से वापस घर लौट आए। यही कहना चाहते हैं कि साडे बच्चों की रिक्वेस्ट करन चले भी साडे बच्चे सही सलामत घर आ जाण। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆਉਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੜੀ ਹੀ ਅਰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ गृह मंत्री साहब को यही ही आस करते हैं साढ़े बच्चे सही सलाम साढ़े घर आ जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जिन आतंकियों के सामने इराक ने घुटने टेक दिए, सैकड़ों की मौत हो गई, कईयों को बंधक बना लिया गया, वो संगठन ISIL आखिर है क्या और कैसे इतना शक्तिशाली हो गया, जरा देखिए। दरअसल इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया और लीबिया। इराक युद्ध के शुरुआती दिनों में इसकी स्थापना की गई थी। मकसद एक अलग राज्य का गठन करना है। वर्तमान में इसकी कमान अबू बकर अल बगदादी के हाथों में बताई जाती है और इसका मुख्य धंधा फिरौती करना है। अभी हाल ही में मौसूल पर कब्जा कर लिया गया था। शहर के केंद्रीय बैंक से 42.9 करोड़ डॉलर की रकम लूट ली गई थी और लूट के बाद दुनिया के सबसे धनी चरमपंथी संगठन में शामिल हो गया था। फिलहाल इसके पास US-60, M16 राइफल, M14 कार्बाइन के अलावा ये सारे अत्याधुनिक हथियार हैं जिनके दम पर ये संगठन इतना ज्यादा मजबूत हो गया। तो ISIL ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में भारत सरकार हर लेवल पर आश्वासन दे रही है, लेकिन वहां फंसे हर जिंदगी हर पल वतन लौटने का इंतजार कर रही है और दहशत कत्लेआम के बीच हर पल सदियों की तरह बीत रहा है। ऐसे में कुछ लोग खुशनसीब है जो वापस लौट आए। जरा सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि किस तरीके से इराक का खौफनाक चेहरा
उनको डर आ रहा है। देखा था हवा उस तरह बैठी थी जब परेड में, तो मैं टीवी लगी थी तो सब देख रहे थे कि बच्चों को ऐसे गोली मार के औंधा दे, फिर सीते करें, फिर उसको चित कर दे, फिर बैठा दे। आग धक 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 जलती थी, उसी में बच्चों को झोंक देते थे। अब मर्दों को गोली, औरतें भागती थी तो भाग नहीं पाती थी, इधर दौड़ा इधर दौड़ा उधर दौड़ के सब मोटे मोटे खूब कुंडा के जैसे थे, वो जाके जैसे औरतें जाती थी भाग के जाए उसे पीछे पीछे दौड़ता था। हमने देखा तो मुझे बहुत गम आया। यहाँ पहुँचा हूँ 2-3 बजे लखनऊ में, लेकिन 3 रातों से मैं 2 रात जगा हूँ, सफ़र में ही था और इतनी परेशानियों से सफ़र करके आया हूँ कि जिसका बता नहीं सकते कितनी परेशानियाँ वहाँ झेली है। ये खुश नसीब हैं जो वतन लौट आए, तो कुछ को बचाने की कवायद अभी भी जारी है। अब आपको सुनाते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का क्या कहना है और भारत सरकार अपनों को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है। कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे, और मैंने ये भी कहा है कि उनसे मेरी केवल 2 इल्तजा हैं, 2 ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सीधे चलते हैं अश्वनी पारीक के साथ और जानते हैं कि बिग फाइट लाइव में क्या कुछ आज खास है। हैंड ओवर टू यू अश्वनी। विजेंद्र, आज मसला है बीकानेर में सरकार है, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई है। अगले 12 दिन क्या तस्वीर होगी, किस तरह से तकदीर बदली जाएगी बीकानेर की, क्या कुछ हो सकती हैं संभावनाएं, आज बिग फाइट में इस पर बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया अश्वनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको भी बता दें कि बिग फाइट आपको बताएगा किस तरीके से बीकानेर की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन हम आज की खबर में बात कर रहे थे उन लोगों की जिनकी तकदीर फिलहाल इराक में बंद है और उसको निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते बस यही कहेंगे कि काश आपको लंबे वक्त तक ये ना कहना पड़े कि घर कब आओगे। जल्द ही वो आपके सामने हो और आपके सपने साकार हो सके। नमस्कार।